हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा है इक्विलिब्रियम उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक के सेशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, जरा इसको रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के सेशन में हमने जो चीज़ पढ़ ली है वो है पहला आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरीके से आता है और केमिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम हमारा किस तरीके से आता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा कि आखिरकार इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने ये चीज समझा कि इक्विलिब्रियम कौन कौन से प्रोसेस के अंदर आ सकता है, हम लोग किस किस प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम को लेके आ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो हम लेके आ सकते हैं वो कौन से प्रोसेस के अंदर लेके आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा और किसी प्रोसेस के अंदर या इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम लेके नहीं आ सकते। इतना आपको क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये सारी बातें होंगी हमारी इक्विलिब्रियम की। लास्ट रन पे हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे। लास्ट रन पे हमने केमिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिके था, है ना सॉरी। इसके अलावा H2 प्लस I2 गिव्स HI, ये वाली रिएक्शन होगी, हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन होगी। तो ये सारी रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हमें क्या काम करना है, आगे का अपना कंटिन्यू करना है। ठीक, तो आज के सेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आखिरकार हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकली। पहले हम लोग इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले क्या काम करेंगे कि आखिरकार केमिकल इक्विलिब्रियम हम अगर एक रिएक्शन के लिए देखना चाहें तो वो किस तरीके से देख सकते हैं और इसको ग्राफिकली हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहली ये चीज आने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मास की तरफ चलेंगे और धीरे धीरे करके आपका जो सबसे प्यारा सा टॉपिक है वो क्या है, आपका केसी। केसी का मतलब क्या है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो इजी पढ़ने वाला है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ज्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है, आपको बहुत आसान लगने वाला है। बस एक एक क्लास को रेगुलरली हमारे साथ में लगे रहिएगा, लगे रहिए, लगे रहिएगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि अब क्लास ले ली फिर आगे छोड़ दिया, इस तरीके से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको सिंपल सा पढ़ना क्या है, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है। ठीक है, चलो जरा, जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी हमारी रेगुलर क्लास करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ सर हम तो छोड़ देंगे, ठीक है ना, आप यहीं पे बैठे हुए आराम से पढ़ते रहिएगा, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करते हैं। कौन सा हमारा, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा, इस हेडिंग में रिवर्सिबल प्रोसेस आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फॉर अ रिएक्शन, है ना, कोई भी एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन। जैसे हमने करा N2 प्लस क्या काम किया H2, गिविंग क्या हुआ यहाँ पे NH। ठीक है ना, एक रिएक्शन हमने ये कंसीडर कर लिया। आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ। एक जनरल रिएक्शन क्या है, R गिविंग P। सबसे पहले हम इस चीज को इसमें समझेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि आखिरकार ये चीज जो ग्राफिकली हम लोगों को समझनी है वो क्या चीज है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक, तो क्या लिखा हमने, R गिविंग क्या P। ठीक, इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब कोई भी हमने रिएक्शन जो कंसीडर करी है वो R गिविंग P है। ठीक है, यानी कि R का मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और P का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब जरा इसको ग्राफिकली समझते हैं। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, जब की बात करते हैं, तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो क्या हो रहा होगा कि जो रिएक्टेंट है वो किसके अंदर टूट रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा होगा। जब ये रिएक्शन बिल्कुल अभी इनिशिएट हुई है, कुछ टाइम बाद जब ये रिएक्शन चलती रहेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी किसमें चेंज होना शुरू कर जाएगा, रिएक्टेंट के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर देगा। और ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चलती रहेंगी मिक्सचर के अंदर, धर 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 धर। लेकिन एक जगह पे एक ऐसी स्टेट आ जाएगी, जरा सुनना, उसको मैं ग्राफ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास में यहाँ पे कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, और यहाँ पे क्या है आपके पास में, मान लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन है आर नॉट। क्या ले लेते हैं, आर नॉट है यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम जाएगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज 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 डिक्रीज। कायदे में ये बात होगी, हाँ या ना, मानते हुए बात? कायदे में क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज 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 होती है। सही है। वही अगर मैं पी के हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा तो पी के हिसाब से क्या ग्राफ बनेगा भाई इसका, यहाँ पे हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टाइम। तो पी के हिसाब से इनिशियली पी की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, जीरो। तो जीरो रहने का मतलब है यहाँ से धीरे 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 करके क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ऐसी होगा।
हाँ है ना, है ऐसे होगा, या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा, जरा बताओ। इसके अंदर कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसके अंदर इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन टाइम से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो कंसंट्रेशन आके क्या हो रही है, वो रुक रही है। और जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, उसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो रहा है आपका, धीरे 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 कम होता जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। बस अब हमें क्या काम करना है, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ये दो ग्राफ हमारे अलग अलग हैं, किसके हैं, कंसंट्रेशन के, किसकी, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। इन दोनों ग्राफ को क्या काम करेंगे, हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या काम करने जा रहे हैं, इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में एक और ग्राफ बन के तैयार होगा, सही है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास में जो ग्राफ आएगा उसको समझते हैं। तो अगर रिएक्टेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे बनाऊंगा ग्राफ तो ये वाला होगा, सही है, पक्का। तो इधर साइड में क्या लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन, ठीक, सही है। ये कौन सा ग्राफ आ गया, रिएक्टेंट के हिसाब से। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ आएगा हमारा, ये वाला। प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा ग्राफ आ गया हमारा, ये वाला। एक पॉइंट आपको इस तरीके का दिख रहा होगा जहां पे ये ग्राफ कट भी कर रहे हैं और इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, यानी कि चेंज नहीं हो रही है कंसंट्रेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे इस तरीके से लाइन कट करके या फिर मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन हमें चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आपका ग्राफ होगा, सही। तो आप सभी ने लिखा होगा लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, और फटाफट से क्या काम करोगे, इसको लिखोगे, ठीक है, इसको लिखोगे। इसको लिखने के बाद में आप क्या काम करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ऐसे करके कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखोगे आप, टी से डिनोट करोगे उसको, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या होगी, आर। बस ये काम करना है और आपको क्या काम करना है, कॉपी कर लेना है। सिंपल सा फंडा ये हो जाएगा। अब दिमाग में एक सवाल भी चल रहा होगा, क्या ये जो आपकी दोनों है, क्या जरूरी है ये ग्राफ कट करे, सही है ना। दिमाग में एक सवाल भी चल रहा होगा, ये दोनों है इस तरीके से कट करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, कट कर भी सकते हैं और कट नहीं भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कट ही करें, सही है ना। डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, भाई कितनी बन रही है कितनी बिगड़ रही है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिना कंसंट्रेशन के आप नहीं बना सकते। आओ जरा, ठीक, लिख लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसका मतलब सर मैं ऐसे करके ग्राफ भी बना सकता हूँ इस वाले को, हाँ ये वाला भी आपका ग्राफ होगा। आपको ये देखना है कि यहाँ से क्या हुआ है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गई है, तो ये क्या होगा इसका, इक्विलिब्रियम। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, लिख लिए। अब जरा देखो, तो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी बैठेगी। थ्योरी आपके पास में है, बुक में है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। बाकी आप क्या काम करो, थ्योरी पे इतना ना देख के, क्योंकि थ्योरी आप कर सकते हो आराम से रीड कर लेना एक बार, तो आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, वो ग्राफ आपका क्लियर हो, ठीक है ना। और वहां जहाँ लाइन एक तरीके से कट करिए, इसको क्या बोलते हैं आप, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चलो आओ जरा, इसको लिखा रहने देते हैं, इधर करते हैं। तो मेरे पास में रिएक्शन है, अब मैं क्या काम करूंगा, ये सब नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्या काम करेंगे हम, ये वाला ग्राफ बनाएंगे, सही है। शुरू करते हैं, जरा देखो, N2 प्लस H2, पहले सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आप कोई भी रिएक्शन पे वर्क कर रहे होते हो तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। तो फटाफट से देखो जरा, रिएक्शन बैलेंस किस तरीके से होगी। यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कंसंट्रेशन या कुछ भी चीज, हमें नाइट्रोजन हमने जितना लिया है उसके 3 गुना मोल किसके लेने पड़ेंगे, हमें इसके लेने पड़ेंगे। और गैसेस के केस में वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, इक्वल। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जितनी कंसंट्रेशन इसकी ली है उससे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन मुझे लेनी पड़ेगी, है ना, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। अब जरा देखो, जरा क्या काम करना है, अगर 1 मोल ये लिया है तो 3 मोल ये लूंगा, और कितने मोल ये बनेगा, 2 मोल ये बनेगा, कहने का मतलब ये है।
तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यानी कि एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक की कंसंट्रेशन कम होगी, और एक की कंसंट्रेशन क्या होगी, और भी कम होने वाली है, सही है ना। अब जरा देखो, तो इसका जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपका कंसंट्रेशन, और इधर साइड में क्या लिखा जाएगा, आपका टाइम, सही। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, सही है। रिएक्टेंट क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, टूट रहे होंगे। तो जरा देखो यहाँ पे क्या वारदात आई, ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे, ये किसके लिए, H2 के लिए, ये यहाँ से इस तरीके से, ये किसके लिए, N2 के लिए, यहाँ से इसने प्रोडक्ट ने फॉर्म होना स्टार्ट किया, ये क्या है आपका NH3। और एक पॉइंट जहां पे इन तीनों की कंसंट्रेशन आके बराबर हो गई, उसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दोगे। इक्विलिब्रियम हमारा आ चुका है। सिंपल सा ग्राफ है, सारी चीजें हो गई, आप इसको छाप सकते हो। बहुत बढ़िया, लिख लिया, चलिए जरा लिख लिया, बहुत सही। अब जरा देखो, हमें इतनी बात समझ में आ गई, इसका मतलब यहाँ से आगे चीजें हमारी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आगे लिखो फटाफट से, कि हमने ग्राफिकली इक्विलिब्रियम को समझ लिया है, लेकिन अब वास्तविकता में इक्विलिब्रियम है क्या चीज, कहाँ से आएगा, हम लोग किस तरीके से इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये बात समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं जरा आगे की बात। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है, धीरे धीरे करके आपको ये लगेगा कि हाँ भी बहुत ईजी आपको पढ़ने जा रहा है चैप्टर, ठीक है। जो आप सोच रहे हो कि इतना टफ है, नहीं यार बहुत इजी। अगर एक बार ही आपने केसी निकालना सीख लिया, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी समझ ली, तो आपके लिए बहुत इजी पढ़ने वाला है। कंपटीशन में भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका इजीली हो जाएगा। मिटा दो, बहुत बढ़िया, शानदार। अब केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्या काम किया, फिर से एक रिएक्शन मान ली, कोई भी एक, पहले जनरल रिएक्शन मानेंगे, फिर जनरल रिएक्शन मानने के बाद इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं, सही है ना। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, कोई भी एक रिएक्शन मान लेते हैं। रिएक्शन कौन सी चलेगी, आर गिविंग पी, यानी कि रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है भाई, बोल दिया करो, क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। हमारे पास में एक जनरल रिएक्शन होगी कि साहब ये क्या है, रिएक्टेंट। सर बड़ा बड़ा लिख दिया करो, हाँ जी बिल्कुल, आर गिविंग पी। हमने क्या मिला भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब जरा देखो, तो अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, कैसी रिएक्शन है भाई, रिवर्सिबल, तो जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो मुझे इतना बात पता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या काम हो रहा होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा होगा, यानी कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही होगी। इट इज वर्किंग, मतलब ये मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, और ये मूव कर रही है कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूंगा, तो शुरुआत की जब बात हो रही होगी, तो रिएक्टेंट से सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या है, क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। गलत तो नहीं कह रहा, सही है। कोई गलत बात लगे तो बोल सकते हो आप लोग। क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हो जाएगा कि नहीं होगा, गलत तो नहीं कह रहा। अब यहीं से दिमाग में आया कि अगर मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका देना है, तो मुझे क्या बात समझनी पड़ेगी कि भाई साहब ये रेट आखिरकार क्या है। मैं एक रिएक्शन के लिए रेट कैसे निकाल सकता हूँ, इसकी स्पीड कैसे निकाल सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी कैसे पता लगा सकता हूँ कि सर ये चीज इसकी स्पीड या वेलोसिटी है। अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई कि रेट क्या चीज है और ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं रेट इजीली निकाल पाऊंगा, हाँ या ना। और इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मेरा काम होगा कि नहीं, अब बोल दो पक्का, ठीक है। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, इसी बात पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम समझने जा रहे हैं आखिरकार रेट कैसे निकल के आएगा। अब जरा सुनो, जब कभी भी आप साइंस में बात करते हो, रेट, रेट का मतलब है क्या काम करते हैं आप, जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो हमने क्या काम किया, टाइम से डिवाइड किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आपने काम किया, क्या काम किया भाई, फिर से टाइम से डिवाइड किया है ना। चेंज इन वेलोसिटी को आपने क्या काम किया, टाइम से डिवाइड किया। इसी तरीके से ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, जब कभी भी मैं रेट की बात करता हूं, हम क्या काम कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन सर एक बात तो बताओ, यहाँ पे मैं किस चीज को डिवाइड करूं, टाइम से। क्या आपने वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालनी है रिएक्शन की, तो रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है हमें ये चीज निकालनी है। तो रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, इसको कैसे पता लगाऊं, टेस्ट ट्यूब पे ऐसे ऐसे मूव करा दूं क्या, कैच कैलकुलेटर लो सर, है नहीं ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना, जिससे हम क्या काम कर सकते हैं, रेट के बारे में चर्चा कर सकते हैं, हाँ या ना, दिमाग में लगाओ भाई। तो इसका मतलब मुझे ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज बदल रही है रिएक्शन के अंदर,
तो मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं रेट निकाल सकता हूं? बोल दो। नहीं। कौन सी चीज रिएक्शन के अंदर चेंज हो रही है, मैं उस चीज के बारे में बात कर लूं और उसको क्या काम करूं, टाइम से डिवाइड कर लूं। और आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि अभी तक जो सबसे ज्यादा चीज आपको ऑब्जर्व होती है चेंज होती हुई, वो क्या, इन दोनों की कंसंट्रेशन। गलत तो नहीं कह रहा? इसका मतलब अगर ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसका रेट होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और पीछे की तरफ हो रही है तो इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पी के ऊपर डिपेंड करेगा। सही है ना? इतनी सी बात होगी। इसका मतलब मैं रेट को बोल सकता हूं क्या, रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम। सही है? रेट is equal to change in concentration of product divided by क्या, टाइम। हाँ या ना? अब दिमाग में चीज आ रही है कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घट रही है, और अगर आप चेंज निकालोगे तो नेगेटिव में जाएगा, और कंसंट्रेशन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब भाई नेगेटिव में नहीं हो सकती तो आप क्या चिपका लोगे, यहाँ पे क्या चिपका लोगे, माइनस। ठीक है ना? तो ये क्या रहेगी आपके पॉजिटिव में रहेगी। इतना समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। सापो सापो जल्दी लिखो, लिखते रहो। क्या लिखा? अच्छा टाइम टाइम लिख दिया। ठीक है, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक तो सही कर लेके रहो। ये छोटी छोटी गलती तुरुरु। हो गया? तो अब हेडिंग डालो मित्रों, लॉ ऑफ मास एक्शन। सही है? हेडिंग डालो लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्शन जैक्सन, एजे। देखिए पिक्चर मेरे सामने तो मैं नहीं करोगे ना। एक्शन जैक्सन, एक्शन जैक्सन है कौन सी है? हैं? अरे अजय देवगन का उसमें डबल रोल होता है शायद, ऐसे कुछ चक्कर है उसमें। एक तलवार चलावे बहुत अच्छी, ऐसे कुछ चक्कर है शायद। हाँ एक शरीफ होता है उसमें, ऐसे कुछ चक्कर है। एजे आ गया। शुरुआत तो बहुत डांस हो भाई इसकी। चलो शुरू करते हैं। छाप लिए तुम? बहुत। तो लिखो लॉ ऑफ मास सेक्शन, नहीं है एक्शन। ठीक है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन, ऐसे ही लगता है मास के बाद सेक्शन बोले तो मास है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है? ये लॉ क्या बोलता है साहब, जरा सुनना। ये लॉ बोलता है कि अगर आपको रेट के बारे में जानकारी लेनी है तो रेट के बारे में जानकारी लेने का साफ सीधा सीधा तरीका है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेक कर लो। यानी कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया कि रेट is directly proportional to the concentration of reactant raised to their power stoichiometric coefficient। ऐसा कुछ करके इसने बता दिया। अब जरा सुनना, सर जरूरी है एक ही रिएक्टेंट हो, ज्यादा भी तो हो सके, फिर क्या करेंगे? तो इन्होंने एक चीज भी क्लियर करी कि रेट is directly proportional to the product of active masses of reactants raised to their stoichiometric coefficient। सही है ना? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, समझ में आया? बस ये चीज इसने बोली। तो लिखो जरा, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बाकी ये छाप लेंगे आप। इसका मतलब इतना समझ में आ गया हमारी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे
कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी गिविंग सा प्लस दा। अगर ये छोटा ए है, ये बी है, ये छोटा सी है और ये छोटा डी। सही है। तो अगर मैं इसका रेट निकालना चाहूं तो इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा ए की पावर ए से और बी की पावर इनके प्रोडक्ट। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? ये इन्होंने क्या बताया भाई साहब? ठीक, बहुत लिख लिया। ठीक है, चले अब जरा देखो, जब कभी भी प्रोपोर्शनल का ही आता है तुम्हें पता है तबाही आता है, एक नया कांस्टेंट बनेगा यहाँ पे, तो यानी कि r इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो है आपका k, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट आप इसको बोलते हैं, a की पावर a और b की पावर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आया समझ में? इतना मेरे को किसने बताया? लॉ ऑफ मास। अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, पहले मैं बात बता दूं, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है, लेकिन हमने ये नहीं बोला है कि भाई साहब इक्विलिब्रियम आ गया है। सही है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। तो के क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। चले आगे बात करें, शुरू करें आगे, जल्दी छापते रहो मित्रों। देखो जरा, अब क्या काम करते हैं, फिर से एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, जो आप चाहो ऐसी रिएक्शन चाहो ऐसी, और अगर सिंपल वाली रिएक्शन चाहो तो सिंपल वाली रिएक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ए प्लस बी इक्विलिब्रियम पे है ये, और आपको क्या मिल रहा है? सी प्लस डी, ये मिल गया। सही है, कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अब इस रिएक्शन के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, इंक डालने पहले, पहले से भर के रखा करो, हमारा टाइम खराब हो गया, तुम्हारे सामने ही भरी खत्म हो गई। ठीक है बिरजू, अब जरा देखो, तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ छोटा ए लिखेंगे, यहाँ छोटा बी लिखेंगे, यहाँ छोटा डी लिखेंगे, यहाँ छोटा सी लिखेंगे। हो गया। अब जरा देखो, मेरे पास में ये रिएक्शन लिखी, सही है, ये रिएक्शन लिख दी। अब जरा देखना, मैं इस रिएक्शन को दो पार्ट में कैसे समझता हूँ, यानी कि ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी और डी। पहली चीज, अगर इस रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मैं रेट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई? आर इज इक्वल टू, रेट को किससे डिनोट करेंगे? आर इज इक्वल टू क्या? के, ए की पावर कितनी? ए, और बी की पावर कितनी? बी। बताओ गलत तो नहीं है? जल्दी देखो, सही है ना? अब जरा देखो, आगे की बात करते हैं थोड़ा सा और। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आर, अगर इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सी सी प्लस डी डी गिविंग ए प्लस बी, कोई गड़बड़? सही है। तो इसके लिए जब हम रेट लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? बोल दो। के, अच्छा मैं तो ये लिख रहा था सी सी, हाँ तुम्हारे लिए सी सी है, सी की पावर सी और डी की पावर डी। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आया कि ये दोनों सेम है कांस्टेंट? नहीं, तो इनके लिए क्या काम करेंगे, ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या काम करोगे? यहाँ पे एफ लिखोगे, ये अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या लिखोगे? यहाँ पे बैकवर्ड के लिए बी लिख दोगे। सही है ना? तो के एफ और के बी, के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सही है। अब जरा सुनना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या घटना होती है? ये दोनों रेट क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो मैं यहाँ पे आर बी लिख दूं, सॉरी ये तो फॉरवर्ड है, तो आर एफ और आर बी, यानी कि आर एफ बराबर हो जाता है किसके? आर बी। कुछ गड़बड़? बोल दो ना जरा। नहीं बोलूंगा मैं, कातिया देखो जरा,
तो हमने क्या काम किया, आर एफ की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो क्या लिखा, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू, जरा यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बोल दो, के बी, हाँ जी, सी की पावर सी और डी की पावर, ठीक है, जल्दी लिख लो, छापते रहो, है, वैसे समय मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, इसको मैं यहाँ ले आऊं, के बी या के एक तरफ कर लें और ये एक तरफ कर लें, तो इसको उठा के मैं इधर ले आऊं, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊं, यानी कि अंडरलाइन वाले एक तरफ। तो जरा देखो मेरे पास में क्या इक्वेशन बन के तैयार होती है, जवान देख रहे हो ना। तो क्या आया, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये नीचे गया तो क्या मिला तुम्हें, डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए और बी की पावर बी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो जरा। अब ये जो चीज निकल के आई है के एफ अपॉन के बी, इसी चीज को बोलते हैं हम के सी, क्या बोलते हैं, के सी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दीदी के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चला जाती है, सही है। तो क्या मिला तुम्हें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा सुनना, मुझे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया तो यहीं से हमने क्या काम किया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बना दिया, ठीक है। पहले इसको छापो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। इतना इजी पढ़ने वाला, बहुत इजी है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, बस घूमने का नहीं, इधर ही रहने का, ठीक। चले आगे बढ़े, चलो तो जरा देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लॉ क्या बनेगा। इक्विलिब्रियम लॉ डिफाइन करता है सिर्फ किस चीज को, केसी को। तो केसी क्या है बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, यानी कि द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट raised to their power stoichiometric coefficient is rate constant। सर मुझे ये बात बता दो, इस रेट कांस्टेंट को निकाल के क्या भैया करना मेरे को, ये बता दो बस। सर इस रेट कांस्टेंट को निकाल के मैं ये बता सकता हूं कि इक्विलिब्रियम मिड में आया है रिएक्शन के, स्टार्टिंग में आया है रिएक्शन के, या लास्ट में आया है। सर मुझे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मिड में आए, स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए, तो हम कम से कम ये पता लगा सकते हैं मेरी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके हिसाब से हम उस रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें मुझे जरूरत पड़े। आया समझ में? तो मेन एस्पेक्ट इस चीज का ये पड़ेगा। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? यानी कि मुझे इतना पता चल जाएगा कि भाई अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और अगर मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है तो उसमें से क्या काम करूंगा, मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, इक्विलिब्रियम फिर से शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, जैसे भी एडजस्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो यानी कि मुझे इतना पता चलेगा कि सर इक्विलिब्रियम किस एक्सटेंट तक या रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो चुकी है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है, इसकी निकालने का पर्पस जो है। नहीं तो क्यों निकालने भाई, थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते, क्या आप थोड़ी आ रही है, मेरा तो नहीं कह रहा। तो मेन चीज क्या है भाई, क्यों निकाल रहे हो कि रिएक्शन का आखिर पता तो लगाओगे कहां तक हो गई है। अभी तक हम क्या काम करते हैं, सारे रिएक्शन मान लेते हैं, रिएक्शन हम तो मान के चल रहे हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, वो जरूरी थोड़ी है। ये भी तो हो सकता है रिएक्शन आने पे एक टाइम पे इक्विलिब्रियम पे रुक गई हो, तो हमें ये पता लगाना है कि आखिरकार कहां तक रिएक्शन हो गई है, ताकि हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो बर्बाद ना जाए, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है हम उसको क्या काम करें, छटनी कर ले कि भाई रिएक्टेंट तो नहीं चला गया, पता चली आगे चल के उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हमें बना है हम आगे चल के उसको किसी और चीज में यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत रिएक्टेंट था और आगे चल के क्या हो गया उसमें दिक्कत। तो मेन चीज यहाँ पे ये है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका काम छोटा सा एक है, एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है, सॉरी समझाया नहीं हो, ये इक्विलिब्रियम लॉ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। वो आपको क्या काम करना है, बिल्कुल 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन, वहां पे वो लॉ बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन छाप के आनी है,
काम कर लोगे? आसान सा है ना, बहुत मुश्किल काम दिए हैं हम, ठीक है ना, तो ये काम आपको करना है। सरकारी किताब का प्रयोग बहुत जरूरी है सर, क्योंकि बिना इसके कुछ काम नहीं चलने वाला। तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी है, आपको यूज करनी है, ठीक है ना। तो सब क्या काम करेंगे, सब लोग हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको लिख लो। अब जरा आगे की बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, आप अपनी लाइन छोड़ सकते हो, लाइन छोड़ने के बाद में ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्या, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर पी अपॉन रिएक्टेंट की पावर, ये काम जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, के सी, ठीक। चलो आओ जरा, अगर कोई गैसियस रिएक्शन होती, फॉर गैसियस रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, गैसियस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि सर ये गैसियस रिएक्शन के अंदर हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन ली थी N2 प्लस H2 गिविंग NH3। सर ये जो रिएक्शंस हैं ये प्रेशर पे डिपेंड करती है, हाँ करती है, सही बात है भाई, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर। तो क्या सर हम ये वाला जो कांस्टेंट हमने निकाला है, क्या ये हम प्रेशर के हिसाब से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो जहां जहां तुमने कंसंट्रेशन लिखी है वहां वहां क्या चिपकाएंगे आप, बोल दो, प्रेशर। और उस केसी, यानी कि केसी का मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से, और इसको क्या बोलोगे, केपी, केपी माने पप्पी, कुत्ते के पिल्ले के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ क्या, N2, और प्रेशर ऑफ, अगर यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करें तो 2 और 3, अब लगाओ भाई पावर, यहाँ पे लगाओ 2 और यहाँ पे लगाओ कितनी, 3, आ गया आपका आंसर। सही है, सही है। अब क्या काम करना है, अपने को सीखना है अलग अलग रिएक्शन के लिए क्या चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिखना सीखेंगे। इसको रब कर देते हैं, मिटा दो, मिटा दो सब। लेकिन ये इतिहास के पन्नों से कैसे मिटाओगे सरकार, हैं? आओ जरा इधर बात करते हैं। तो आपके लिए रिएक्शन है कि रही, ठीक है, आगे की रिएक्शन लिखो। आप रिएक्शन स्वयं बैलेंस करेंगे खुद। इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख के बताइए जरा मित्रों, शुरू हो जाओ। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सारा काम हम ही करें, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ भाई। जल्दी, फटाफट से आप ये काम कीजिएगा। चलो हो गया, लिख लिए क्या, हो गया। दो ही रिएक्शन पर्याप्त है, एक हमने यहाँ पे देख ही लिए, ठीक है ना, केसी लगा लो या केपी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे केसी की वैल्यू लिखूंगा इस रिएक्शन के लिए, तो सबसे पहला काम इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो क्या काम करोगे यहाँ पे, थू, कितने गंदे बच्चे हो तुम, टू, क्या काम करेंगे यहाँ पे, टू के मल्टीप्लाई करेंगे और थू कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो केसी की वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई अपॉन
H2 और I2 की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ पे जब भी बोला जाएगा उसका मतलब है मोलर मास। ये रिएक्शन में आपको बैलेंस करनी है तो सबसे पहले इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 की। बहुत आसान। तो Kc की वैल्यू बहुत इजी पड़ने वाली है, NO2 की कंसंट्रेशन अपॉन N2O4 की कंसंट्रेशन, और इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर। सही है ना, सिंपल सा फंडा। आपने Kc निकालना सीख लिया, अब सारी बातें यहाँ पे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तक के सेशन के अंदर दोनों सेशंस में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेंकली कोई भी चीजें आप पूछ सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है सारी चीजें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ आप डाउट नहीं पूछ पाओगे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करके वहाँ पे मतलब ज्वाइन करके वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी क्लासेस में कंटिन्यू रहिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।